नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छा होगा। और मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये दुआ करता हूँ कि आप अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की। मैं अभी पिछले दिनों उनकी स्पीच सुन रहा था, मैं तो हैरत में रह गया। मुझे तो एकदम अचंभा हो गया। मैं सोच में पड़ गया कि धनखड़ साहब जो इतना बिल्कुल साइलेंट मौन धारण किए हुए थे, आज अचानक कैसे उनके अंदर किसानों के लिए प्यार जाग रहा है, किसानों के लिए हमदर्दी जाग रही है। इन्हीं के सामने 700 किसान शहीद हुए ना, इनके सामने ही हुआ था। कृषि मंत्री और थे उस वक्त, प्रधानमंत्री तो वही थे और उपराष्ट्रपति भी वही थे। इनके सामने 700 किसान शहीद हो गए, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अचानक क्या हुआ है? अचानक क्या हुआ कि किसानों के लिए एक साथ भड़क उठे हैं। एक मुंबई के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कृषि मंत्री शिवराज चौहान साहब, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी बैठे हुए थे। सीधा सीधा धनखड़ साहब ने सीधा सीधा सवाल दागते चले गए कि संविधान के अनुसार भारत के दूसरे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कृषि मंत्री जी आपसे सवाल कर रहा है, किसानों की समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही हैं? पिछले साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है, काल चक्र बन गया है। यदि संस्थाएं जीवित होती, ये बात बड़ी थी, यदि संस्थाएं जीवित होती तो किसानों की समस्याओं का हल निकल गया होता। किसानों को क्या समझ रखा है कि वो फसल उगाएं, खेती करें, मेहनत करें और फिर अपने सही मूल्य लेने के लिए दर दर भटकते रहें। ये जगदीप धनखड़ साहब का कहना है। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। अचानक प्यार, हमदर्दी किसानों के लिए जागी है। कहते हैं किसान पीड़ित है, परेशान है, वो भटक रहा है, दर दर भटक रहा है। उसकी समस्याएं क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? उनको सही रेट क्यों नहीं दिया जा रहा है? हर साल क्या कह सकते हैं कि कुछ किसान तो हमेशा आंदोलन में ही रहते हैं। उनके पास एक ही कारण, एक ही जरिया बचा है आपसे अपनी समस्याओं का समाधान कराने का, और वो है आंदोलन। तो ये आंदोलन करते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे इसमें लोग, किसान मरते भी रहेंगे और सरकारें सोती रहेंगी। भाई वाह धनखड़ साहब, मैं तो आपको नतमस्तक हो गया ये बात सुनकर कि इतने दिनों के बाद आपको अचानक किसानों की याद आई तो सही। आपने किसानों के बारे में सोचा तो सही कि भाई हां वो शहीद हुए थे। हालांकि आपने ये कहा नहीं, लेकिन हुए तो थे ना, मारे तो गए थे बेचारे। सर्दी में, गर्मी में, हार्ट अटैक से, परेशानी से, बीमारियों से 700 किसान शहीद तो हुए थे। लखीमपुर खीरी में 5-10 किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी तो गई थी, वो भी आपने मंजर देखा था। लोग आते थे आंदोलन में और डेड बॉडी जाती थी, वो भी आपने मंजर देखा था। इतने दिनों से आप चुप रहे, अब अचानक कैसे आपको लगने लगा कि किसानों की समस्याओं का हल होना चाहिए? यह अच्छी बात है यदि आपने ये कहना शुरू किया है और आप ये चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं का हल होना चाहिए, तो आपने बहुत ही सख्त और वाजिब कदम उठाया है। ऐसा कदम आपको हमेशा उठाना चाहिए। आपको ही नहीं, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के कृषि मंत्री यदि इन चीजों पर बारीकी से ध्यान देंगे तो देश में इस तरह की कोई समस्या जन्म नहीं लेगी और ना ही आगे बढ़ेगी। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ, मुझे लगा कि कुछ सपना सा है कि उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ साहब किसानों के लिए इतने चिंतित हैं और बड़े तल्ख लहजे में उन्होंने कृषि मंत्री से यह सवाल किए हैं। और यह अच्छी बात है, ऐसे सवाल आप करते रहिएगा, क्योंकि उम्मीद होती है बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति से छोटे व्यक्ति को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को, सबसे उम्मीद होती है कि वो आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। जगदीप धनखड़ साहब, अभी पिछले दिनों आपका एक वीडियो वायरल हुआ था। आपने कहा था कि एक देश के अंदर एक नई बीमारी पैदा हो गई है, यहां के बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ने की क्या जरूरत है? बाहर विदेश में पढ़ने चले जाते हैं। इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता आपकी, क्योंकि आपकी एक बेटी है कामना धनखड़,
वो अमेरिका से पढ़ाई की उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, पढ़ना लिखना तो समाज के लिए और परिवार के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पढ़ाई लिखाई से ही कोई भी देश तरक्की करता है, अनपढ़ रहकर कोई देश तरक्की नहीं करता। तो वो बात थोड़ी सी अलग फिट नहीं बैठती थी आपके वक्तव्य पर, क्योंकि आपकी बेटी ने अमेरिका में पढ़ाई की है और बड़े स्कूल में पढ़ाई की है, और आप यहाँ के लोगों को कह रहे थे कि बीमारी लग गई है और जाकर विदेशों में पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। उस बात पे आप काफ़ी ट्रोल भी हुए थे, बेटी भी ट्रोल हुई थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप बोला करें। अपने पद का ध्यान बड़े आदमी को हमेशा रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद, आप उस पद पर रहकर इधर झूठ बोल दिया, उधर झूठ बोल दिया, वहां चले गए, वहां बातें कर दी, मतलब घुंडी घुमाना, किसी भी चाल से, किसी भी शतरंज जैसे चाल होती हैं उन चालों से चुनाव जीतना, ये नहीं शोभा देता है। आपके अंदर दम होता है, किसी इंसान के अंदर दम होता है तो वो अपने काम से, अपने जज्बे से, अपनी ईमानदारी से और अपनी मेहनत से जीतता है। मेरी सभी से यही गुजारिश है कि आप लोग अच्छे रास्ते पर चलाने की कोशिश करें देश को। आप लोग अच्छे रास्ते पर चलाएंगे तो नौजवान चलेगा, भागेगा। यदि आप उसे भटकाएंगे तो भटक जाएगा, वो अनपढ़ रखेंगे तो अनपढ़ रह जाएगा, दंगाई बनाएंगे तो दंगाई हो जाएगा। ये अच्छी पहल है आपकी, और ये पहल यदि साल 2 साल पहले हो जाती तो 700 किसान शहीद नहीं होते धनखड़ साहब। अब पता नहीं किसी ने आपको कहा है या खुद आपकी अंतरात्मा से यह आवाज आई है कि ये किसान जो देश को अनाज देते हैं, अन्नदाता जिनको कहा जाता है, वो ऐसे ही भटक रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जो मिनिमम प्राइस है उनका, सरकारी जो प्राइस है, सरकारी जो रेट है, उस पर अपना अनाज बेचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब आपका कि आपने इस मुद्दे को इतने तल्ख अंदाज में उठाया। मैं इस बात पे आपकी तारीफ करता हूं और आपको सल्यूट करता हूं। धनखड़ साहब की एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। इनके जन्म से मैं कुछ संबंधित बातें आपको बताता हूं। इनका जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान में हुआ। 2019 से 2022 तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे और 2022 से भारत के उप राष्ट्रपति हुए। इनके पिताश्री का नाम है गोकुल चंद, जाट परिवार से ये आते हैं। माताजी का नाम है केसरी देवी। जयपुर से बीएससी और एलएलबी इन्होंने की। पत्नी सुदेश धनखड़। इनके एक बेटी है कामना धनखड़, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। वो अमेरिका में पढ़ी लिखी, अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, पर अपने देश के अंदर भी इतनी सुविधाएं हमें रखनी चाहिए, सरकारों को बनानी चाहिए कि हमारे बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। तब जाकर हर घर का बच्चा शिक्षित बनेगा और हर घर मजबूत बनेगा। यदि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश की सुदृढ़ है, मजबूत है, तो हमारे देश को मजबूत और विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं एक बार पुनः एक बात और बताता हूं। धनखड़ साहब भी पहले कांग्रेसी थे। कांग्रेस को छोड़कर ही बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की और बीजेपी में रहने के चलते ये उपराज्यपाल बने, अब देश के उपराष्ट्रपति हैं। हमारी पहले से भी आपको बधाइयां थी और आज भी बधाइयां हैं। आप इसी अंदाज में सवाल पूछते रहें अपने मंत्रियों से, और देश के जो किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं, और भी बहुत समस्याएं, किसानों के अलावा भी और भी गम है देश के अंदर। किसानों के अलावा किसान सर्वोपरि है, फौजी सर्वोपरि हैं, देश का आम नागरिक भी सर्वोपरि है। सभी की समस्याओं को इतने तल्ख अंदाज में आप उठाएं ताकि उन पर अमल हो और सरकारें उनका निवारण करने के लिए जुट जाएं। मेरा यही कहना है धनखड़ साहब। फिर एक बार मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अंदाज में किसानों की समस्याओं को उठाया, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों में किसानों की समस्याएं सुलझ जाएंगी, उनकी मांगें मान ली जाएंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।